प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम हिबा फवाद चौधरी की इस इस्तदा का तजिया करेंगे कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और ज़ुबानबंदी की जा रही है, मुझे इलेक्शन कैंपेन करनी है, फवाद चौधरी के नज़रियात का प्रचार करना। हिबा फवाद चौधरी अब अपने आप को सियासत में लॉन्च कर रही हैं और लॉन्च करते हुए उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जेएलएम प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर वावेला ये मचाया कि जेएलएम प्रेस क्लब को ताले लगा दिए गए हैं और इल्ज़ाम उन्होंने धरा अपने ससुराल के ऊपर, अपने देवर के ऊपर, उनके रिश्तेदारों के ऊपर, और कहा कि वो फवाद चौधरी की कैंपेन चलाना चाहती हैं, उनके नज़रियात का प्रचार करना चाहती हैं, उनको इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं दी जा रही, और ये भी बताया कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगी एज अ कवर कैंडिडेट जो फवाद चौधरी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो। अब इशू यकीन सीरियस है, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व है। प्रेस क्लब को ताले नहीं लगने चाहिए थे। अगर वहाँ पर वाक़तन लेजिटमेट एक्टर्स आकर अपना मुद्दा बयान करना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त होनी चाहिए। किसी भी शख्स को कैंपेन करने की इजाज़त होनी चाहिए, किसी भी शख्स को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त होनी चाहिए, और है इसके ऊपर तो कोई इससे कलाम नहीं है। लेकिन जब विक्टिम कार्ड खेला जाता है तो उसका तजिया करना ज़रूरी है। अब हिबा साहबा का कहना ये है कि फवाद चौधरी ने एक अपनी तरफ से उनको नामज़द किया हुआ है कि वो उनकी कैंपेन चलाएं, उनके जो रिश्तेदार हैं उससे इत्तफाक नहीं करते। अब बड़ा इशू तो ये है कि जो प्रेस क्लब के ऊपर ताले लगे, ये बहुत ही एक सितम ज़रीफ़ी है कि ताले लगवाने का बंदोबस्त जब प्रेस क्लब पर किया गया तो वो फवाद चौधरी ने ही किया था। इस वक्त आप जो स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स देख रहे हैं उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि फवाद चौधरी ने जब इस प्रेस क्लब के अंदर ताले लगवाए तो वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, जो मुखालिफ ग्रुप है, उसने कितना एहतजाज किया। उस वक्त की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बताया। प्रेस क्लब्स तो वहाँ आवाम की जो एक आईना होते हैं, वहाँ की लोगों की तर्जुमानी करते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो लोकल कम्युनिटी होती है उसके अंदर। और वहाँ का इस तरह बंद हो जाना प्रेस क्लब का, मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है और इसको चाहिए कि जल्द से जल्द इसको खोला जाए। और ये वजह भी बतानी चाहिए कि ये मेरे ख्याल में ये इसी तरह के कवानीन माइंड सेट हैं जो इस तरह के प्रेस क्लब्स हों, टीवी चैनल्स हों, सहाफ़ी की ज़बान बंदी हो, स्क्रीन्स बंद कर दी जाए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दी। ये सिर्फ मुल्क को महंगाई, मुफलसी, बीमारी, गुर्बत, इससे बंद करना चाहते हैं और बाकी रह गई ज़बानें वो इन कवानीन से बंद कराना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो माजी में आप करते हैं वो आपको हॉन्ट करता है। अब वही प्रेस क्लब है और वही ताले हैं जो अब हिबा चौधरी को भाते नहीं हैं। इसके साथ ये भी हमें देखना होगा कि हिबा फवाद चौधरी जो हैं वो किस नज़रिए की बात कर रही हैं, वो किस फवाद चौधरी के नज़रिए का प्रचार कर रही हैं जेएलएम के अंदर, वो कौन से लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं। वो उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़ा हुआ था, उस फवाद चौधरी के नज़रिए का जिक्र कर रही हैं जो क्यू लीग में था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा नुमाइंदा था, जनरल फैज़ के ज़रिए पंजाब का चीफ मिनिस्टर / गवर्नर बनना चाहता था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो PTI को छोड़ के इस्तेकाम पार्टी के अंदर गया, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो इस्तेकाम पार्टी के अंदर बैठा हुआ मुँह छुपा रहा था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं कि जो कह रहा था कि छीन के लेंगे आज़ादी, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जिसने 9 मई को इंस्टिगेट किया। और आपको बताते चलें क्या उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो इंटेलिजेंस की बहुत मुस्तनद रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी एम्बेसडर के सामने बैठकर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ऐसी की तैसी करता था और बताता था कि फ़ौज के अज़ाइम क्या हैं और इमरान खान के लिए कैंपेन करता था। उस फवाद चौधरी की कैंपेन करेंगी हिबा चौधरी जो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ एक दाएं और एक बाएं खड़े होकर एक तस्वीरें खिंचवाता था। उस फवाद चौधरी का जिक्र करेंगी, उसे कैंपेन चलाएंगी जो भागते हुए गिरता पड़ता सुप्रीम कोर्ट की दीवारों को फलांगने की कोशिश कर रहा था, या उसका जिक्र करेंगी जो अडियाला जेल के अंदर है। ये एक बड़ा इशू है कि फवाद चौधरी कौन सा है जिसको वो रिप्रेजेंट करेंगे। फवाद चौधरी की जो सोच है, जो उसका नज़रिया है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, सिर्फ उनके ट्वीट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ट्वीट आप देख रहे हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका आगाज़ कर रहा हूँ। एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, तो अगर जवाब दिया तो तौहीन हो गई कि भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गार्ड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक़ है तो मुस्ताफ़े होकर कौंसलर का इलेक्शन लड़ें और मकबूलियत और
अदम मकबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है किसके बारे में बात कर रहे थे। ये मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की बात कर रहे थे। दूसरे सियासतदानों के बारे में फवाद चौधरी साहब के ख्यालात क्या हैं? मरीम नवाज़ की तकरीर, मेरे अब्बू, मैं और इमरान खान बहुत ख़राब हैं, से आगे नहीं बढ़ती। बिगड़ी हुई अमीरज़ादी की तरह इन्हें अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं। जिन्होंने घर का किचन नहीं चलाया वो एटमी ताकत का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखती है। दुख और हमदर्दी नाम नहाद सीनियर लीडरशिप से जो हाथ बांधे पीछे खड़े हैं। एक और ट्वीट में मरीम नवाज़ की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लें, बेचारी बिल्कुल रह गई है। मैंने पहले ही कहा था कि ख़वातीन इस ग्रुप में सिर्फ मेकअप करना है और बाहर भाग जाना है। रियासत से ऐसे फरमाइशें हो रही हैं जैसे रियासत इनका कुक हो, ये कर दो वो कर दो, अहमक औरत। इसके अलावा एक और ट्वीट किया मरीम नवाज़ और मरीम ज़ेब की बातें सुनकर नून लीग पर पंजाबी की कहावत याद आती है, वन सवन्ने चौधरी ते गुंडी रन प्रधान। ये फवाद चौधरी साहब की मैं ज़रा जहनीत का अक्स आपके सामने रख रहा हूँ, जिनकी हमदर्दी का वोट लेने के लिए हिबा साहबा निकली हुई हैं। दूसरे लोगों के बारे में क्या, ये वही शख्स है जिसने सहाफ़ियों को या जो तजिया निगार है उनको थप्पड़ भी रिसीव किए और फिर उसके ऊपर इतराया भी। पोनी और रबर बैंड लगाकर और खुसरों वाली शर्ट पहनकर इंटेलेक्चुअल बनने की एक्टिंग ना करना बेटा। अभी सलमान की मेहरबानी है जिसने एयरवाई से निकालने की वजह नहीं बताई। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। इसको 2 करोड़ के इश्तहार दे देता तो दिन रात कुत्ते की तरह मेरा पाँव चाटता। बीवी बच्चे अमेरिका में पड़े हुए हैं, यहाँ भौंकने की नौकरी कर रहा है। हामिद मीर के बारे में उनकी तस्वीर के ऊपर उन्होंने कमेंट किया, अनबिलीवेबल, इट टुक मी अ टाइम टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इतना बड़ा मुंह एंड, उसके बाद मैंने इसको ब्लर कर दिया, हम उसको दिखाना नहीं चाहते जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ये भी लिखा कि हामिद मीर का नाम लेके उनको इडियट कहा और ये भी कहा कि मेरी क्रिटिसिज्म के बारे में जो आप बात कर रहे हैं कि क्या आपका ख्याल है कि मेरी लीडरशिप को पता नहीं है, बर्नौल लगाओ जाके, ये लिखा बीच में। इसके अलावा उन्होंने 9 मई के अंदर जो इंसाइटमेंट फैलाई वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब बुनियादी बात यह है कि हिबा फवाद चौधरी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस फवाद चौधरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसकी ज़बान घुटनों तक लटकी हुई है। वो बदतरीन किस्म की सियासत और सकाफ़त का नुमाइंदा है। उसने लोगों को मार लगाई है, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं, गंदी तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो हिबा फवाद चौधरी जितनी मर्ज़ी हमदर्दियाँ समेट लें, समेटनी चाहिए उनको अगर उनका हक़ बनता है, लेकिन जिस फवाद चौधरी की वो रिप्रेजेंटेटिव हैं उस फवाद चौधरी का नज़रिया उसके हर ट्वीट के अंदर, उसके हर बयान के अंदर दर्ज है। अगर जेएलएम के लोगों ने इसको बुनियाद बनाकर वोट दिए तो उतने ही वोट मिलेंगे जितने इनको 2002 में सूबाई असम्बली की सीट पर मिले थे, यानी 161। अब एक तरफ पाकिस्तान की बार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं और ये कह रही हैं कि इनकी मौजूदगी में इंतखाबात नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बता रहा है कि मैं कितना आज़ाद हूँ और इलेक्शन कमीशन आज़ाद इंतखाबात के लिए बड़े बड़े अहम ब्यूरोक्रेट्स को भी टेक ऑन कर सकता है। अहद चीमा जिनके नीचे पाकिस्तान की दारुल खिलाफा की ब्यूरोक्रेसी काम करती है, उनको हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। और हसन फवाद जिनके पास 2 अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी किस्मत का फ़ैसला 21 तारीख को करना है। उस्मान जावेद के पास चलते हैं जो आज की हैरान कुन डेवलपमेंट्स को कवर कर रहे हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि आज अहद चीमा के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या बयान जारी हुआ ताकि उसके ऊपर हम मज़ीद बात करें। देखिए, अहद चीमा के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त गुजार अजीज़ुद्दीन काका की जानिब से एक पटिशन फ़ाइल की गई थी और उस पटिशन में अहद चीमा, फवाद हसन फवाद और डॉक्टर तौकीर शाह की जानिबदारी के हवाले से सवालात उठाए थे और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये तीनों अफराद इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान में जो आइंदा आम इंतखाबात होने जा रहे हैं वो साफ शफाफ नहीं हो सकते और इनकी जानिबदारी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। और आज इलेक्शन कमीशन ने इस बात को तस्लीम करते हुए अहद चीमा की हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त गुजार का जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम करते हुए उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दिया और कहा, सेक्रेटरी कैबिनेट को उन्होंने ये डायरेक्शंस दी कि फिल फॉर उनको ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और उनके इस हवाले से ये कहना था कि उनकी मौजूदगी में मुल्क भर में साफ शफाफ। अच्छा उस्मान, अगर मैं जान पाऊँ, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि अहद चीमा कौन है और हम क्यों उसको ज़ेर बहस ला रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेट है, उसको हटा दिया जाए तो उसमें क्या कोई बड़ी खबर है? ये
यकीनी तौर पे एक बड़ी खबर है क्योंकि आहत चीमा की एफिलिएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मानी जाती है और जो पीडीएम का दौरे हुकूमत था गुज़श्ता 16 माह उसमें आहत चीमा का एक कलीदी किरदार था और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वो मुशीर थे और इससे के साथ साथ उससे पहले जब वो बतौर ब्यूरोक्रेट भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वो करीब समझे जाते रहे हैं और उनका ख़ास तौर पर उनका बड़ा अहम किरदार था और पीडीएम की दौरे हुकूमत में भी उनका खासा अहम किरदार था और अब मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप था उसमें भी आहत चीमा उनका अहम किरदार था और दरख्वास्त गुजार की जानिब से भी यही पटिशन दायर की गई थी कि आर्टिकल 218 जो पाकिस्तान का आइन है उसमें ये लाजम करार दिया गया है कि जब वफाकी कैबिनेट तश्कील दी जाए केयर टेकर के हवाले से तो उसमें जानिबदार लोग ना हो, गैर जानिबदार लोग हों। अच्छा, अभी मयार उस्मान का कलाम जो मयार मुकर्रर किया गया ये बड़ा अहम है। इसके अंदर फवाद हसन फवाद का भी तज़किरा है। उनका फैसला जो है 21 तारीख को होगा। फवाद हसन फवाद के पास तो बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेटाइजेशन को वो हेड कर रहे हैं। उनके पास स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री भी अभी हालिया उनको मिली। उनका केस सुना जाएगा 21 को या फैसला होगा, क्या है? देखिए, आज जब फैसला हुआ आहत चीमा के हवाले से तो मैंने जब इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं उनसे इस बात की तस्दीक की कि आज तो आहत चीमा के साथ फवाद हसन फवाद का भी फैसला सुनाना था तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि 21 दिसंबर को उनका फैसला किया जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या फवाद हसन फवाद का फैसला 21 दिसंबर को किया जाएगा या उस केस की समाअत की जाएगी, मज़ीद दलाइल दिए जाएंगे। तो उन्होंने इस हवाले से किसी किस्म की तस्दीक और तरदीद नहीं की। मेरा पहला सवाल उनसे था कि आहत चीमा की पटिशन के ऊपर समाअत होगी तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने फिर नेक्स्ट उनसे सवाल किया कि क्या फवाद हसन फवाद की किस्मत का फैसला 21 दिसंबर को होगा तो उन्होंने कहा ये भी। उन्होंने इस बात की तस्दीक और तरदीद करने से इनकार कर दिया और ज़राए इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तस्दीक की कि 21 दिसंबर को समाअत होगी या फैसला होगा, इसका फैसला 21 दिसंबर को ही होगा। अभी उनके हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन जो मयार मुकर्रर कर दिया है कि आपको पोलिटिकली न्यूट्रल बंदे चाहिए, तो अगर हम वफाकी काबीना मौजूद है और उनकी जो एडवाइज़र्स हैं उनकी लिस्ट देखें मौजूदा, उसके अंदर तो उस्मान 90% लोग ऐसे हैं जिनका किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई ताल्लुक़ निकलता है। चाहे वो टेक्नोक्रेट्स भी हों तो उनके ख़ानदान के ताल्लुकात मौजूद हैं, बिज़नेस के ताल्लुकात मौजूद हैं। हमारे अपने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं इनके बारे में भी सवालिया निशान उठाया जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को तो छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो आउट गोइंग इंटीरियर मिनिस्टर थे उनके साथ मिलकर नून लीग ज्वाइन करने की बातें हो रही थी। अब इंटीरियर मिनिस्टर ने रिज़ाइन करके पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। तो फिर इस काबीना में से यहाँ पर और सूबों के अंदर कौन बचेगा? उस मयार पर कौन पूरा उतरेगा? देखिए, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दे दिया है, अब जो दीगर जो लोग हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि वो भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी एफिलिएशन है और आपने जिस तरह कहा सरफराज बुगटी ने इलेक्शन शेड्यूल ऐलान होने से कुछ घंटे कबल ही उनका इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने मंजूर किया था। और आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया उस अगर पैराए में बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी निगरान जो कैबिनेट है उसके ऊपर सवालात उठाए गए और जब CEC का इजलास हुआ तो उसमें भी पीपल्स पार्टी की जानिब से इसी खदशात का इजहार किया गया कि निगरान जो कैबिनेट है उसमें जितने भी मेंबर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनकी एफिलिएशन भी बाप पार्टी के साथ थी और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उसके बाद उन्होंने सेनेटरशिप और बाप पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए इस्तीफ़ा दिया था। सरफराज बुगटी भी बाप पार्टी का हिस्सा रहे और जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ तो उससे 13 तारीख को उनकी जानिब से इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया गया था। लेकिन जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से चंद घंटे कबल ही उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ। तो दीगर जो लोग हैं, जॉर्ज खलील हैं, उनके ऊपर भी सीरियस खदशात हैं और जितनी भी कैबिनेट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनसे रुजू किया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को एक ख़त लिखा गया था और ख़त में यही मुतालबा किया गया था और आर्टिकल 218 का भी जिक्र किया गया, जिस तरह दरख्वास्त गुजार ने आर्टिकल 218 का जिक्र किया और इलेक्शन कमीशन ने भी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा था उसमें भी यही मुतालबा मयार ये मुकर्रर कर दिया है। उस्मान, बहुत शुक्रिया। अब हर कोई हर किसी के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहा है और इंतखाबात सर पर हैं, अल्लाह खैर करे।